हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा जो ये टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है गॉस थ्योरम से। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही सेकंड चैप्टर है, इसको हम सेकंड चैप्टर में डालते हैं। तो गॉस थ्योरम समझते हैं। तो गॉस थ्योरम आई क्यों, गॉस थ्योरम को समझने की जरूरत क्यों है, गॉस थ्योरम आई क्यों। गॉस थ्योरम का कहने का मतलब ये था कि भाई जब हमने इंटेंसिटी पढ़ी थी इलेक्ट्रोफील्ड्स में, जब हमारी इलेक्ट्रिक लाइन्स होती हैं उसकी जो इंटेंसिटी होती है, यानी कि किसी भी चार्ज की क्या होती थी, इंटेंसिटी होती थी। अब जो इंटेंसिटी थी उसकी भी कोई लिमिटेशन थी। जैसे तो हमने डाइपोल्स में निकाल दिया था एक्सियल पॉइंट्स पर, इक्विलेटरल पॉइंट्स पर, सारी पॉइंट्स पर हमने निकाली थी इंटेंसिटी, लेकिन उसके बाद हम लोग वो चीज़ नहीं निकाल पा रहे थे, फाइंड नहीं कर पा रहे थे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा और डीपली समझने के लिए क्या चीज़ हुई थी कि जो गॉस थ्योरम था उसने बोला कि मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो आपकी लिमिटेशन है उसको हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है गॉस थ्योरम, आज हम इसको समझेंगे कि गॉस थ्योरम है क्या और किस तरीके से हम इसमें इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हो गए हैं, धीरे धीरे हम सारी वीडियो को क्लियर करते जाएंगे, सारे टॉपिक्स हमारे क्लियर होते जाएंगे। तो गॉस थ्योरम को समझने से पहले ये आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पर मैंने तीन चीज़ें लिखी हैं, जो कि सबसे पहले है एरिया वेक्टर, देन सॉलिड एंगल और तीसरा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो आप गॉस थ्योरम को समझ नहीं सकते हो। तो गॉस थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये तीन चीज़ समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं एरिया वेक्टर में। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि एरिया क्या होता है। एरिया जैसे कोई रेक्टेंगल है, लेंथ और ब्रेड्थ है, तो उसकी जो 2D शेप्स होती हैं वो सारे के सारे जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ वगैरह ये सारे के सारे होते हैं, वो चीज़ एरिया बताती है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बात करें कि एरिया वेक्टर। तो आप लोग देखते हो कि एरिया वैसे स्केलर है, क्योंकि उसमें क्या है ना, किसी की डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है हमें, क्योंकि वेक्टर और स्केलर आपने पता है कि वेक्टर ऐसी क्वांटिटी जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, और जो स्केलर होती है वो क्या होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमारा उसमें काम चल जाता है, तो मैग्नीट्यूड क्वांटिटी होती है सारी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात आती है एरिया वेक्टर की। तो एरिया वेक्टर को समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर एरिया वेक्टर है तो इसका मतलब एरिया होगा, देन उसमें क्या होगा, इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और उसकी क्या होगी, एक डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम एरिया वेक्टर को इस तरीके से लिखते हैं ए से, और ये जो होता है ये बताता है मैग्नीट्यूड, और दूसरी ये जो इसके साथ में लिख रही है ये बताता है इसकी डायरेक्शन। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि डायरेक्शन हम कहाँ की ओर लेंगे। किसी भी एरिया को अगर हमें समझना है तो उसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर लेंगे। ठीक है, जैसे ये पूरा एक बोर्ड है जिसका क्या होगा, एक एरिया होगा। ठीक है, अब एरिया की डायरेक्शन हमेशा कहाँ की ओर होगी, हमेशा ध्यान रखना जहां आपका एरिया होगा, अगर आप इस एरिया को ले रहे हो तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर देखेंगे तो हम कहाँ की ओर, बाहर की ओर। तो ये क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, आप कुछ भी लो, जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। जैसे ये कॉपी है एक, ठीक है, अगर आप इस ये वाला एरिया लेना चाह रहे हो सामने का, इस साइड वाला, ठीक है, ये वाला एरिया, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी जो डायरेक्शन अगर आप लेना चाहोगे तो इसका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हुआ बाहर की ओर, यानी ये। ठीक है, और आप ऐसा नहीं है कि ये एरिया नहीं ले सकते, ये एरिया भी ले सकते हैं आप, इसकी जो डायरेक्शन होगी बट वो यहाँ ना होगी, कहाँ होगी, यहाँ की ओर, यानी कि इस साइड से बाहर की ओर। ठीक है, अगर आप ये एरिया लेना चाहते हो, छोटा सा जो एरिया आपको दिख रहा है सामने का, इसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, यहाँ की ओर, और ऊपर का लेना चाहोगे तो ऊपर की ओर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होता है, एरिया वेक्टर को समझाता है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर क्या चीज होती है कि एक ऐसी क्वांटिटी है लेकिन जिसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, उसको हम एरिया वेक्टर कहते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान के चलो ये आपका कोई भी है, चाहे एक फुटबॉल की तरफ लो, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली फुटबॉल वगैरह ये सारी की सारी जो होती है स्फेरिकल शेप में होंगे, उनकी ज्यादातर होंगी, क्योंकि गॉस थ्योरम वैसे क्लोज लूप के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान के चलो अगर आप इस एरिया को लेना चाह रहे हो तो इस टाइम पे इसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, ये इसकी डायरेक्शन होगी, और यही इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड, ये इसकी डायरेक्शन हो गई, और ये इसका क्या, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये इसकी क्या हो गई, डायरेक्शन। डायरेक्शन को आप ए कैप से दिखा सकते हो या एन कैप से दिखा सकते हो। ठीक है, ये चीज, तो ये होता है एरिया वेक्टर। दूसरी बात है यहाँ पर सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल को समझना है। अब सॉलिड एंगल समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्लेन एंगल क्या होता है। ठीक है, अब प्लेन एंगल क्या चीज होती है, जो कि हमारा 2D में बन जाते हैं, ऐसे एंगल जो कि 2D में बनते हैं उन एंगल्स को हम बोलते हैं प्लेन एंगल। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने बहुत सारे एंगल पढ़े आपने यहाँ तक, जैसे ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस में अगर जा रहा है तो ये क्या होगा आपका 2D एंगल्स। ठीक है, 2 डायमेंशंस के अंदर। लेकिन बात करें किसी 3D फिगर की, ठीक है, जैसे कि एक फुटबॉल ले लो। ठीक है, फुटबॉल ना तो आप कैप ले लो जो आप बर्थडे में कौन टाइप का पहनते हैं, तो ये जो कैप होती है इस टाइप की, इस तरीके से यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा ना, ये 3D शेप का एंगल बन रहा होगा, इस तरीके से होगा ये। तो ये जो एंगल होता है, इसी एंगल को हम कौन सा एंगल बोलते हैं, सॉलिड एंगल। ये एंगल होता है हमारा कौन सा, सॉलिड एंगल। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है अगर आप देखेंगे तो ये इसकी रेडियस हो गई आर, तो यहाँ पर मैं नॉर्मली इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है ds अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, अगर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर आपने एरिया किसी और में ले रखा है और डायरेक्शन कहीं और के और है, क्योंकि ये जो ds बताएगा वो किसको बताएगा, एरिया वेक्टर को। ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो ds cos थीटा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना कि ओमेगा इक्वल टू ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। क्लियर हो गया। ठीक, तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये तो हमारा हो गया सॉलिड एंगल। ठीक, तो हमने एरिया वेक्टर समझ लिए, ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा कौन, प्लेन एंगल। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ध्यान से समझना। अगर आपको इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में पता है, ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस। ठीक है, अगर आपको इस इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में पता है, इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे आती हैं, कोई भी चार्ज है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करता है, उस चीज को समझाने के लिए, उसकी इंटेंसिटी को बताने के लिए, उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि कितना उसने फील्ड कवर किया है, उस चीज के लिए कौन आती है, इलेक्ट्रिक लाइंस। इमेजिनरी लाइंस होती है, ठीक है, जो कि रियलिटी में बता देता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज आती है, जो इलेक्ट्रिक लाइन्स होंगे हमारी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या डिफरेंस है। जैसे मान के चलो कोई एरिया ले लो आप, ठीक है, ये हमने कोई एरिया ले लिया, कोई भी चीज ले सकते हो आप, यहां से जितनी भी लाइनें क्या हो रही होंगी, पास हो रही होंगी, जितनी भी लाइनें पास हो रही होंगी वो ही किसको समझाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसको डिनोट करते हैं फाई ई से।
इलेक्ट्रिक लाइन्स अलग है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग है। फ्लक्स बोलता है कि जिस एरिया में से, ठीक है, अगर ये छोटा सा एरिया है, ठीक, जैसे मान के चलो, फिर से एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे ये एरिया है, यहाँ पर कोई चार्ज है, वो सारे इलेक्ट्रिक लाइन्स यहाँ से निकल रही हैं, ठीक है, ये पूरा इलेक्ट्रिक लाइन्स यहाँ से निकल रही है। अब बात है कि जहां पर ये जो एरिया है, इसमें से जितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स जा रही होंगी वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है phi E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस E डॉट ds, ठीक है, E डॉट ds, ये याद रखना। इंटीग्रेशन क्या जाता है जितना भी, अब देखो इंटीग्रेशन अगर हम इसको इस तरीके से भी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, बाहर आ जाता है E ऑफ phi ds, तो ये क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? तो ये जो टॉपिक था हमारा वो था एरिया वेक्टर, जिसमें हमने समझा कि एरिया वेक्टर क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा था सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है, और तीसरा था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आप इन तीनों के बारे में अच्छे से समझ गई हैं तो आपको गॉस थ्योरम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अब गॉस थ्योरम ने क्या बोला फिर, ठीक है, जब हमने एरिया वेक्टर समझ लिया, सॉलिड एंगल समझ लिया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ लिया, तो ये जो चीजें थी, ये सारी की सारी तीनों चीजें अगर हमें पता है तो अब हमारे पास गॉस थ्योरम आती है। देखो क्या बोलता है गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम ये बोलता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस में, किसी भी क्लोज्ड सरफेस में जितना अगर कोई भी चार्जेज है तो वहां से जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उस सरफेस में से जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा, यानी कि किसके बारे में बोला, phi E के बारे में, वो किसके इक्वल होगा बोलता है, जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो एक्चुअल में चार्ज के ही इक्वल होगा। किसके, जितना उसके अंदर चार्ज है, जितना उस एरिया में क्या है, चार्ज है, वो ही बोलता है कौन, गॉस थ्योरम। लेकिन वो ये भी बताता है कि वो जो चार्ज होगा वो कितना होगा, ठीक है, वो चार्ज कितना होगा, यानी कि थोड़ा कहने का मतलब ये बोल रहा है कि जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उतना ही आपका क्या है, चार्ज है। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितने नंबर ऑफ लाइंस जा रही हैं उतना ही आपके उसमें चार्ज है। लेकिन एक बात और है यहाँ पर कि वो कितना होगा बोलता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ अ चार्ज। ये कौन बोलता है, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम कहने का मतलब ये है कि आप जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप निकाल रहे हो वो एक चार्ज के इक्वल ही है, बट जो इक्वल जो चार्ज होगा वो 1/ε0 के टाइम होगा। तो यहाँ से अगर आप phi E की वैल्यू निकालोगे तो ये आपका कितना आएगा, Q/ε0। तो ये कौन बोलता है, गॉस थ्योरम। अब हम इसको प्रूव भी करेंगे, ठीक है। गॉस थ्योरम ने अगर ये चीज दे रखी है तो क्या ये एक्चुअल में इतना होता है या नहीं होता है, इसको हम प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कहीं पर भी एक आप छोटा सा क्या ले लो, छोटा सा एरिया ले लो, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये क्या बनाएगा, एक सॉलिड एंगल बनाएगा। और इसके वेक्टर की एरिया वेक्टर अगर आप निकालोगे तो छोटा सा आपने एरिया, इस पूरे का एरिया अगर ऐसा है तो इस छोटे का जो एरिया होगा कितना होगा, ds होगा। और इसकी डायरेक्शन भी कहाँ होगी, आगे परपेंडिकुलर की, ठीक है, यानी कि सामने परपेंडिकुलर इसकी। और इसके किसकी मैग्नेटिक फील्ड, जो सॉरी बार बार मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, आपके सेम होगी। तो यहाँ पर अगर जब cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा हमारा, यानी कि थीटा हमारा यहाँ पर क्या है, 0, तो cos 0 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना। तो अब हम यही चीज निकालते हैं कि इस वजह से, इस चार्ज की वजह से इस ds पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्या वो रियलिटी में बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, ठीक है। फिर उसका पूरा इंटीग्रेशन करके हम क्या निकालेंगे, पूरे का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, और वो कितना आना चाहिए, Q/ε0, ठीक है। तो आप हम इसका प्रूव करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ में हमने सबसे पहले देखा है कि कभी भी किसी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, इससे पहले आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, ठीक है, कितना, E डॉट ds, ये पढ़ा था, इस चीज को रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, ठीक है। तो phi E इज इक्वल टू कितना होता है बोल रहे हैं। अभी देखो जो E होगा इंटेंसिटी, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आप E डॉट ds निकालोगे, आपको पता है कभी भी A डॉट भी होता है तो वो कितना होता है, AB cos थीटा। तो यहाँ पर E डॉट ds कितना होगा, E ds cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप E को बाहर निकालेंगे, E को बाहर क्यों निकालेंगे, क्योंकि कोई भी चीज का इंटीग्रेशन नहीं होता, किसका इंटीग्रेशन नहीं होता, जो भी चीज कांस्टेंट होती है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता। तो E बाहर आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इंटेंसिटी, ओके। तो यहाँ पर क्या चीज आ जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ds cos थीटा। अच्छा, ये cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी बता सकते हो, cos थीटा की वैल्यू कितनी थी वहाँ पे, 1 थी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से जो phi E निकालोगे वो निकालोगे, और आपको पता है किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है, मैं उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ 1/4πε0 Q अपॉन कितना, r² इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ds। ds क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस है जो कि अगर आपको एक स्फीयर के फॉर्म में दिख रहा होगा। तो अगर आप इसका पूरे का इंटीग्रेशन, पूरे का एरिया निकालोगे तो आपको बताया कि एरिया कितना मिलेगा आपको स्फीयर का, वो मिलेगा आपको 4πr², ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4πr²। देखो 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो यहाँ से phi E इज इक्वल टू आपके पास मिल जाएगा Q/ε0। यही आपका क्या है, गॉस थ्योरम, ठीक है। तो ये जो चीज थी ये था गॉस थ्योरम क्या बोलता है,
ठीक है। फिर से समझना, गॉस थ्योरम बोलता है कि पहले गॉस थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी। गॉस थ्योरम की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड कर रहे थे तो उसकी कुछ लिमिटेशंस आ जा रही थी, हम बार बार हर जगह पर इंटेंसिटी को फाइंड नहीं कर सकते थे। तो इसलिए कौन आया, इसलिए आया गॉस थ्योरम। और उसकी वजह से हम क्या निकाल पाएंगे आगे वाले क्वेश्चंस में, जब हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो किस तरीके से गॉस थ्योरम वहाँ पे काम आती है और इंटेंसिटी को हम फाइंड करते हैं। तो उम्मीद है ये आपको ये जो टॉपिक मैंने आज आपको बताया होगा ये पसंद आया होगा, और जितना भी ये चीज़ मैंने करा दी है अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करें। थैंक यू।